करेंगे रिसेप्टर जीपीसीआर के बारे में। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा सकते हैं और उसके थ्रू हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो जीपीसीआर 90% जो हमारी रिसेप्टर्स होते हैं वो जीपीसीआर रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है जी है क्या। जी एक प्रोटीन है, जी प्रोटीन है जो कि रिसेप्टर्स के फॉर्म में होते हैं और ये हमारे सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। ये किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीपीसीआर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सरफेस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट चीज हम अगर देखें तो मेटाप्रोट्रोपिक रिसेप्टर, मेटाप्रोट्रोपिक मतलब है मेटाट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। इसको और भी नाम से जानते हैं, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर्स और 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर्स। हेप्टाहेलिकल्स का क्या मतलब है, इसमें 7 हेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक रिसेप्टर्स यूनिट में 7 हेलिकल्स यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें 3 यूनिट अपर साइड होती हैं और 3 यूनिट अंदर के साइड होती हैं। और दोनों यूनिट्स के किनारे किनारे पे अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अटैचमेंट होता है। ये पूरी एक असेंबली होती है जीपीसीआर रिसेप्टर्स की। इसके बाद इसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं, जो प्रोटीन जी प्रोटीन है इसकी खुद की कुछ सब यूनिट्स होती हैं। सब यूनिट में अल्फा, बीटा एंड गामा यूनिट होती हैं। ये तीनों यूनिट स्टार्टिंग में जी प्रोटीन से बाइंड होके रखती है, इसीलिए इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स बोला जाता है। तीनों यूनिट जी प्रोटीन से बाइंड रहती है। जैसे ही हमारा एगोनिस्ट बाइंड होता है यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं और उसी चेंजेस के बिहाफ पे हमारा रिस्पॉन्स आता है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हेप्टाहेलिकल है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। स्नेक की तरह ये राउंडेड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हेलिकल्स हैं और सारी यूनिट्स इंडिविजुअली राउंडेड है। यहाँ पे अमीनो एसिड के फॉर्म में हमने दिखाया है, फिर थोड़ा सा हेलिकल फॉर्म में है और फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट वे में। इसमें आप देख सकते हैं जो यूनिट्स बाइंड हुई हैं वो 3 यूनिट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, उसी तरह 3 सेल मेम्ब्रेन के नीचे हैं। नीचे के साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऊपर के साइड पे अमीनो ग्रुप लगा है, अमीन ग्रुप लगा है। जो भी हमारा एगोनिस्ट बाइंड होता है वो अमीन ग्रुप के साइड में बाइंड होके कार्बोक्सिलिक चेन के पास जाके वो कंफर्मेशन चेंजेस शो करते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, ये जो हेलिकल्स है ये राउंड फॉर्म में ऐसे है। यहाँ पे कोई भी एगोनिस्ट अगर बाइंड हो रहा है, सपोज एड्रेनलिन या फिर एसिटाइलकोलिन, तो जैसे ही बाइंड होगा यहाँ पे जी प्रोटीन के साथ जो भी असेंबली प्रीवियस हमने बताया अल्फा, बीटा एंड गामा, उसमें चेंजेस हो जाएंगे तो वो तीनों यूनिट एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और जैसे ही दूर होंगे जी प्रोटीन फ्री फॉर्म में हो जाएगा। फ्री फॉर्म के आने के बाद वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो इसके मैकेनिज्म हम आगे समझते हैं। जो एस, अब यहाँ पे जी एस, जी आई, जी क्यू, इनका मतलब क्या होता है, ये सब क्या होती है, जी प्रोटीन की सब यूनिट होती हैं। जैसे जी एस प्रोटीन जो होती है वो हमेशा एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल है। इसको एक बार अगर हमने समझ लिया तो जितने भी जीपीसीआर मैकेनिज्म है वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे अगर कोई भी एगोनिस्ट जीएस प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा, ओनली एंड ओनली एसिटाइल साइक्लेशन का एक्टिवेशन होगा और इसकी वजह से इसका रिस्पॉन्स ये आएगा कि यहाँ पे CAMP की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ही CAMP का इंक्रीज हो जाएगा हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन शो करेगा थ्रू कैल्शियम चैनल के ऊपर। फिर सेकंड है GI, I फॉर इनहिबिशन। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं GI जो है वो इनहिबिशन कॉज कर रही है, ये भी हमारे एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर रही है। यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है। और जब एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देंगे तो ऑब्वियसली या जब यहाँ पे CAMP बढ़ रहा था तो उसकी जगह यहाँ पे साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन की प्रोसेस आएगी। यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन था, यहाँ रिलैक्सेशन, मैकेनिज्म दोनों सेम है। अंतर कहाँ पर है, बस उनकी सब यूनिट्स में डिफरेंस है। अगर S प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है तो वो एक्टिवेशन, I प्रोटीन के साथ है तो इनहिबिशन। उसी तरह GQ, अब GQ की बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज C जो जीपीसीआर की सेकंड मैकेनिज्म होती है, फॉस्फोलाइपेज C,
ये सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा और इसके एक्टिवेशन के थ्रू IP3 एंड DAG इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से कैल्शियम रिलीज होंगे और अपना फर्दर एक्शन शो करेगा। उसी तरह एक G0 या GO प्रोटीन होती है जो सिर्फ कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देती है और जैसे ही कैल्शियम चैनल्स इनहिबिट हो जाते हैं वहां पे भी फर्दर रिलैक्सेशन की प्रोसेस आती है। तो उम्मीद है आपको ये चारों सीक्वेंस और इनकी फंक्शन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसी फंक्शन के बिहाफ पे सारी ड्रग्स अपनी अपनी मैकेनिज्म पे वर्क करती हैं। आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं सेव के लिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की अब बात आ रही है। काफी देर से हम बोल रहे हैं सेकेंडरी मैसेंजर होते क्या है। पहले तो फर्स्ट मैसेंजर क्या होते हैं। फर्स्ट मैसेंजर जैसे ही कोई भी ड्रग या मॉलिक्यूल सरफेस रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं और एक सिग्नल देते हैं कि मैकेनिज्म को स्टार्ट करना है, तो वो हमारे फर्स्ट मैसेंजर होते हैं, जिसमें हमारे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे फर्स्ट मैसेंजर है। उसकी हम यहाँ बात नहीं करते। सेकेंडरी मैसेंजर क्या है। फर्स्ट मैसेज लेने के बाद जो उस मैसेज को कन्वे करके हमारे प्रोसेस तक लेकर आए उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स के यहाँ कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि साइक्लिक AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक GMP, कैल्शियम आइनोसिटोल फॉस्फेट एंड डायसाइल ग्लिसरॉल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर हैं और इनका भी बहुत स्पेसिफिक रोल होता है पाथवे को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं, एडेनाइल साइक्लेज पाथवे। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो GPCR रिसेप्टर होता है वो 3 पाथवे पे फंक्शन शो करता है। 3 पाथवे में उनकी पहली पाथवे होती है एडेनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे। यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज CAMP जो है सेकेंडरी मैसेंजर है। दूसरी होती है जिसकी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है एड्रेनलिन का। सो एड्रेनलिन हमारे बीटा रिसेप्टर्स पे बाइंड होती है और बीटा रिसेप्टर्स के लिए अगर हम एड्रेनलिन बोले तो ये एगोनिस्ट होती है। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी एगोनिस्ट को बाइंड करवाएंगे वहां पे रिसेप्टर और एड्रेनलिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो यहाँ पे ये स्टैच्यू फेज में थी GS अल्फा बीटा और गामा प्रोटीन, यहाँ पे S प्रोटीन एक्टिवेट है, S इन्वॉल्व है, तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे हमारी एडेनाइल साइक्लेज का रोल होगा और वो क्या करेगी CAMP को इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे S प्रोटीन जो है अल्फा यूनिट के साथ अलग हो जाएगी और जो इनकी रिमेनिंग बीटा एंड गामा यूनिट है वो सेपरेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इन दोनों का फंक्शन नहीं देखना। GS अल्फा जो है, GS अल्फा हमारी एडेनाइल साइक्लेज तक पहुंचेगी। कैसे? थ्रू एक्टिवेशन ऑफ GTP थ्रू GDP। यहाँ पे GTP का रोल आएगा और GS अल्फा को साथ ये ATP की प्रेजेंस में साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन करेंगी। साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन कैसे होगा? एडेनाइल साइक्लेज के थ्रू होगा। और जैसे ही यहाँ साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन और यहाँ PKA प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज की भी कुछ यूनिट्स होती हैं, प्रोटीन काइनेज A, प्रोटीन काइनेज B। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज A है और ये प्रोटीन काइनेज A डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करता हुआ कई सारे अलग अलग रिस्पॉन्स शो करेगा अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी या अकॉर्डिंग टू द एगोनिस्ट। इसके बाद ट्रोपोनिन, यहाँ पे ये ट्रोपोनिन को एक्टिवेट करेगा। अगर यहाँ पे ट्रोपोनिन का फॉर्मेशन हुआ तो इंक्रीज हो जाएंगी कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कैल्शियम चैनल हो जाएगा। ये रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? बॉडी के सेल में है। जैसे ही यहाँ पे ट्रोपोनिन का फॉर्मेशन होगा वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। उसके बाद सेकेंड, अगर यहाँ पे ये फॉस्फोलिपेन के पास जा रहा है तो कैल्शियम चैनल्स को ये डिक्रीज कर देगा और जब कैल्शियम चैनल डिक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पे रिलैक्सेशन की प्रोसेस आने लगेगी। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म थी एडेनाइल साइक्लेज की। इसी को हम अगर दूसरे एग्जांपल एसिटाइलकोलिन से समझे तो यहाँ पे हमारा M रिसेप्टर्स है। सेम प्रोसेस यहाँ होगी बट यहाँ पे GI यूनिट हो गई है। अब I मतलब इनहिबिशन होना है। इनहिबिशन जैसे ही होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब साइक्लिक AMP को ये डिक्रीज कर देगा और ये प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, मतलब एक्शन नहीं आएगा। तो ये दो डिफरेंट रिसेप्टर्स थे और डिफरेंट उनकी यूनिट्स के बिहाफ पे एडेनाइल साइक्लेज का ओवरऑल
पाथवे था। सो आपको ये समझ में आया होगा। उसके लिए लाइट नहीं है, बैकअप नहीं हो पाएगा, इतना ही रखो। थैंक यू बोल दो। हाँ, वो ऐड कर दो। तो ये पूरी ओवरऑल मैकेनिज्म थी एडेनाइल साइक्लेज की। नेक्स्ट मैकेनिज्म हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।